गया जिले का वजीरगंज विधानसभा क्षेत्र यानी सीट नंबर 234। बाहर से देखने पर यह महज एक और आम चुनाव लग सकता है, लेकिन डेटा और ज़मीनी हकीकत की परतें हटाकर देखें तो असली कहानी कुछ और ही है। आज हम इसी सीट के राजनीतिक डीएनए को डिकोड करेंगे, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से और सिर्फ मैट्रिक्स के आधार पर। इस पूरे चुनावी तस्वीर को समझने के लिए हम वजीरगंज के रणक्षेत्र 2025 की हार के असल कारणों, यहाँ के डेमोग्राफिक्स, स्थानीय लोगों की रोजमर्रा की तकलीफों और अंत में एक नए राजनीतिक ब्लूप्रिंट पर सिलसिलेवार नजर डालेंगे। चलिए सबसे पहले इस रणक्षेत्र की मिट्टी को समझते हैं। वजीरगंज का असली मिजाज आखिर है क्या? गया का ये इलाका, यहाँ की नब्ज शहरों के कंक्रीट में नहीं बल्कि खेतों की पगडंडियों पर धड़कती है। लगभग 81.5% आबादी पूरी तरह से ग्रामीण है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यहाँ की राजनीति और अर्थव्यवस्था दोनों की धुरी सिर्फ और सिर्फ खेती किसानी और उससे जुड़ी आजीविका है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। महज 6.06%। 2025 के चुनाव में सत्ताधारी दल के मौजूदा विधायक ने बस इतने ही मामूली अंतर से अपनी कुर्सी बचाई। ये कोई बड़ी लहर या एक तरफा जीत नहीं थी। ये आंकड़ा चीख चीख कर बता रहा है कि जो एक तरफा ढांचागत फायदा पार्टी को हुआ करता था, वो अब तेजी से दरक रहा है। और इस सिकुड़ते मार्जिन के पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है ये 30.46% की आबादी। ये यहाँ के अनुसूचित जाति समुदाय का हिस्सा है। सैद्धांतिक रूप से वजीरगंज का पूरा चुनावी गणित इसी वर्ग के हाथ में है। और यहीं पर हमें एक बुनियादी बात समझनी होगी। लोकतंत्र में वोट सिर्फ एक नंबर नहीं होता, ये लोगों की गरिमा और उनके अधिकारों की आवाज है। जब हम सार्वजनिक मंचों पर राजनीति की बात करते हैं तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम एक सूचित और जिम्मेदार विमर्श को बढ़ावा दें। हर नागरिक सम्मान का हकदार है और उन्हें सिर्फ एक वोट बैंक समझना सबसे बड़ी भूल है। तो फिर सवाल यह है कि 2025 में असल में हुआ क्या? हार और जीत के पीछे का असली सिस्टम कैसे काम कर रहा था? अगर हम पिछले 3 चुनावों की मेमोरी को ट्रैक करें तो एक बहुत ही दिलचस्प पैटर्न उभरता है। 2015 में यहाँ महागठबंधन ने भारी जीत हासिल की। 2020 में बीजेपी ने वापसी की, करीब 13% के स्पष्ट मार्जिन से। लेकिन 2025 क्या हुआ? बीजेपी ने सीट तो बचा ली, लेकिन मार्जिन गिरकर 6% के आसपास रह गया। यह लगातार घटता हुआ अंतर और बढ़ती हुई अस्थिरता जमीन पर पनप रहे गहरे असंतोष का सीधा सबूत है। और इसी अस्थिरता के बीच एक नंबर ने पूरा खेल पलट दिया। 14,303 बहुजन समाज पार्टी को 2025 में मिले कुल वोट। सुनने में शायद ये एक आम आंकड़ा लगे, लेकिन चुनावी डेटा की भाषा में इसने एक लीथल स्पॉइलर यानी एक ऐसे फ्रैक्चर का काम किया जिसने नतीजे ही तय कर दिए। इसे इस तरह समझिए, दूसरे नंबर पर रही कांग्रेस पार्टी की कुल हार का अंतर था 12,733 वोट और बीएसपी ने अकेले 14,000 से ज्यादा वोट काट लिए। जमीनी स्तर पर दलित वोट बेस में हुए इस छोटे से स्थानीय विखंडन ने पूरा का पूरा गेम बदल दिया। कागज पर बने बड़े बड़े गठबंधन जमीन के इस माइक्रो फ्रैक्चर के सामने पूरी तरह बेअसर हो गए। यही विश्लेषण हमें कागजी जनसांख्यिकी और जमीनी हकीकत के बीच के उस बड़े टकराव की ओर ले जाता है जिसे समझे बिना यहाँ की राजनीति अधूरी है। डेटा के नजरिए से देखें तो ईबीसी, ओबीसी और एससी आबादी को अगर मिला लिया जाए तो एक ऐसा विशाल बहुमत तैयार होता है जिसे सैद्धांतिक रूप से हराना लगभग नामुमकिन है। ये किसी भी गठबंधन के लिए एक बहुत बड़ा जनसांख्यिकीय लाभ है, लेकिन हकीकत में ये पूरी तरह से अप्रयुक्त रह जाता है, क्योंकि बूथ लेवल पर जो ऑपरेशनल मैनेजमेंट और तालमेल चाहिए वो जमीन से पूरी तरह गायब है। इस उम्मीदवार स्कोर कार्ड पर नजर डालें तो सब साफ हो जाता है। संस्थागत संसाधनों और पार्टी के प्रति निष्ठा में कोई कमी नहीं है। स्कोर 5 में से 5 है, लेकिन कमजोरी देखिए, युवाओं के साथ कनेक्ट महज 1 और जमीन पर लोगों के बीच पहुंच सिर्फ 2। साफ है कि अगर कोई नेता नई पीढ़ी से कट चुका है और जमीन पर लोगों से जुड़ नहीं पा रहा है तो करोड़ों का फंड या मजबूत कैडर भी चुनाव जीतने की गारंटी नहीं दे सकता। और ये डिस्कनेक्ट क्यों है, इसे समझने के लिए हमें हवाई राजनीति से नीचे उतरकर लोगों की असली तकलीफों और विफलताओं को देखना होगा। ये महज बुलेट पॉइंट्स नहीं है, ये आम लोगों की रोजमर्रा की जंग है। गेवाली बीघा में पीने के साफ पानी के लिए तरसते लोग,
90 करोड़ के बागेश्वरी पुल निर्माण में सालों की अंतहीन देरी, सूखती और टूटती पारंपरिक पाइन सिंचाई प्रणाली जिससे किसानों की कमर टूट रही है, और इन सबके चलते रोजगार की तलाश में युवाओं का दिल्ली एनसीआर की तरफ मजबूरी में भारी पलायन। ये वो ढांचागत विफलताएं हैं जो भीतर ही भीतर मतदाताओं के गुस्से को ज्वाला बना रही हैं। और जब शासन विफल होता है तो उसका सबसे भयानक असर इन आंकड़ों में दिखता है। NFHS 5 का डेटा चीख कर कह रहा है कि यहाँ 53% बच्चे कुपोषण के कारण बौनेपन का शिकार हैं और 59% बच्चों में गंभीर एनीमिया है। ये कोई आम समस्या नहीं है, ये सरकारी डिलीवरी पाइपलाइन की एक बहुत गहरी नाकामी है, जिसकी सबसे भारी कीमत उन वंचित समुदायों को चुकानी पड़ रही है जिनकी आवाज़ अक्सर सिस्टम में दब कर रह जाती है। तो ऐसे में आगे का रास्ता क्या है? अगर इस जड़ हो चुके राजनीतिक सिस्टम को तोड़ना है तो एक नए इंटेलिजेंस आधारित ब्लूप्रिंट की सख्त जरूरत है। ये रिकवरी रणनीति 3 ठोस स्तरों पर काम करेगी। पहला, संगठन को माइक्रो लेवल पर फिर से बनाना, खासकर बूथ स्तर पर EBC और महादलित समुदायों से नए जमीनी लोगों को जिम्मेदारी देना। दूसरा, एक ऐसे नए और ऊर्जावान नेतृत्व को सामने लाना जो आज के युवाओं से सीधा संवाद कर सके। और तीसरा, हर एक घर, हर एक परिवार की शिकायतों की बारीक डेटा मैपिंग करना। लेकिन जब हम इस तरह की जमीनी इंटेलिजेंस और वोटर मैपिंग की बात करते हैं तो एक बात बिल्कुल स्पष्ट होनी चाहिए, ये सब कुछ भारत के डेटा संरक्षण कानून यानी DPDP 2023 के सख्त फ्रेमवर्क के दायरे में ही होना चाहिए। जमीनी स्तर पर लोगों की निष्ठा का सम्मान करना और उनकी स्पष्ट सहमति लेना कोई विकल्प नहीं बल्कि जिम्मेदार शासन की पहली शर्त है। इन तमाम पहलुओं को एक साथ रखकर देखें तो निष्कर्ष बिल्कुल साफ है। वजीरगंज में अब पुरानी थकी हुई संगठनात्मक सुस्ती के लिए कोई जगह नहीं बची है। 2030 के अगले चुनावी महासंग्राम से पहले एक पूरी तरह से नए, स्थानीय और मुद्दों पर आधारित आक्रामक अभियान की जरूरत है। पुरानी मशीनरी को पूरी तरह से रीसेट करना ही होगा। तो अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल हम सबके सामने है, क्या सटीक डेटा और जमीनी बुद्धिमत्ता इस दशकों पुरानी राजनीतिक सुस्ती को हमेशा के लिए मात दे सकती है? इसी सवाल के जवाब में ही ग्रासरूट गवर्नेंस का भविष्य छिपा है। इफ यू वांट टू बिकम अ पीपल सेंट्रिक लीडर एंड अपलिफ्ट योर कंस्टिट्यूएंसी, get in touch with Blueprint Strategies AI at mgr@blueprintstrategies.ai or call 08042044160. Purpose Beyond Politics। इस विश्लेषण का हिस्सा बनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।